Hello students, very good morning to all of you out there and here I am with the PYQ session। आज हम करने जा रहे हैं 2024 के फर्स्ट पेपर का फोर्थ सेक्शन। इससे पहले हर एक पेपर का 2017 ऑनवर्ड्स हमने सेक्शन वाइज बहुत डिटेल्ड सोल्यूशन इसी प्लेलिस्ट में अपलोड किए। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप इस प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को इलेबोरेट किया गया है, उसका लेवल बताया गया है कि ये डिफ़िकल्ट है या मॉडरेट है, कैसा है, सब कुछ बताया गया अच्छे से। 23 का पेपर बचा हुआ है, तो जस्ट आफ्टर दिस 24 पेपर हम उसको भी कंप्लीट कर देंगे, 23 का भी पेपर। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्स, तो आपको इंस्टॉल करना होगा ChemIIT ऐप। सो दिस इज़ अवर ChemIIT ऐप और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इसमें अगर आप एनरोल करेंगे, अगर आप लॉगिन करेंगे एज अ स्टूडेंट, तो आपको ये कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फॉर 25 एस्पिरेंट्स एंड फॉर 24 एस्पायरेंट्स। आपको फॉर 26 एस्पिरेंट आपको ये कोर्सेज वहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे। ये सभी कोर्सेज का थियोरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, बट थियोरी के साथ साथ हम एडिशनली प्रोवाइड करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, जिसमें 1000 प्लस एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स को आपके सामने सॉल्व करके दिखाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम PYQs, थोड़े बहुत PYQs भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, बट कोशिश की जाती है कि अपार्ट फ्रॉम PYQs 1000 प्लस एडवांस प्रॉब्लम्स आपके सामने सॉल्व करके दिखाया जाए। तो इससे क्या होता है, बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती, उसको समझ आता है कि किस तरह से अप्रोच करना है, क्योंकि टेक्स्ट सोल्यूशन से कोई बहुत खास स्किल डेवलप नहीं हो पाती। वो अपने आप को मना लेता है बच्चा कि ठीक है मुझे समझ आ गया, बट जो प्रॉपर स्किल आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस को देखने के बाद आती है। तो ये कोर्सेज में आपको थ्योरी भी मिल जाती है, साथ ही साथ प्रॉब्लम्स भी मिल जाते हैं। इसमें तीनों के प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों के प्रॉब्लम्स इसमें इंक्लूडेड हैं। जिन बच्चों ने थ्योरी कहीं और से करी हुई है, उनको सिर्फ प्रॉब्लम का एक्सेस चाहिए, तो उनके लिए एक सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस कोर्स के थ्रू आप इन प्रॉब्लम्स का एक्सेस ले सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट JEE 2026 कोर्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस द बेस्ट कोर्स अवेलेबल इन इंडिया, बेस्ट कोर्स अवेलेबल इन इंडिया फॉर JEE 2026 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। इसमें लाइव क्लासेस होती हैं, चैप्टर के बाद आपको प्रॉपर मॉड्यूल मिल जाते हैं जिससे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। और जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है इसमें, वो है लेक्चर्स की क्वालिटी। लेक्चर्स में जो डेप्थ है, जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे अभी हमारा केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, आप नॉर्मली देखोगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है, बट यहाँ बहुत डिटेल के साथ चलाया जाता है। इसीलिए आप देखोगे तो आपको लग सकता है यार कि सर का कोर्स थोड़ा सा पीछे चल रहा है, कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। मैं श्योरिटी देता हूँ बहुत आराम से कंप्लीट हो पाएगा, बहुत आराम से कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैक बॉन्डिंग टॉपिक है, आप नॉर्मल अपने कोचिंग वगैरह में जहाँ देखेंगे, जहाँ पे सिलेबस भगाना उनका काम होता है, तो आप देखेंगे कि हार्डली आधे घंटे 15 मिनट थोड़ा बहुत बता दिया केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, बैक बॉन्डिंग, कहानी ख़त्म हो जाती है। हमने बैक बॉन्डिंग पे 2 लेक्चर किए, ब्रिज बॉन्डिंग पे 2 लेक्चर किए, ऑक्सी एसिड पे लगभग 1.5-2 लेक्चर किए, 2 ही मान लो। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए चीज़ें थोड़ी सी लंबी चल रही हैं। बट एक बात और मैं बताऊं, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चाहे तो हमारा देखिए, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आप देखिए वहाँ कितने डिटेल के साथ चीज़ों को कराया जा रहा है। यूट्यूब पर एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कराया हुआ है, तो आप उसको एक बार देखेंगे तो समझ आएगा कि क्यों थोड़ा अभी ऐसा देखकर आपको लग रहा है कि पीछे चल रहे हैं, बट कोई पीछे नहीं चल रहे। हमारा 15 जनवरी तक 11th का सिलेबस हो जाना है। 15 जनवरी 2025 तक हमारा 11th का सिलेबस डन हो जाना है, ठीक है। इस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम साइमल्टेनियसली इसमें फिजिकल केमिस्ट्री भी शुरू कर रहे हैं, आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस। हफ्ते में 4 क्लास करेंगे, जिसमें से 2 क्लास फिजिकल केमिस्ट्री की होगी, 2 क्लास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होगी, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा और अभी लंबा चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसमें सीन रहने वाला है। तो बिल्कुल अगर आप अभी हमारे साथ
आइडियल गैसेस, रियल गैसेस, एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप वहाँ से आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें एनरोल कर सकते हैं। और जो भी प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसको आप रिकॉर्डिंग से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिकॉर्डिंग से ही करते हैं। वो 2-4 महीने के बाद उनको ध्यान आता है, अरे यार समझ नहीं आ रहा है जहाँ भी कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं, तो उसके बाद फिर वो प्रेफर करते हैं आके ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। चलिए तो आज शुरू करते हैं हमारा 2024 का पेपर डिस्कशन। 4th सेक्शन बचा हुआ था, वही अभी हम करेंगे। Okay, so this is the paper. Just give me 2 seconds. ये फाइनल आंसर कीज के साथ है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 4, ये मैचिंग टाइप वाला सेक्शन है, ठीक है। इसमें आपको मैच करना है ऑप्शंस और ऐसे स्कीम्स दिए हुए रहते हैं। चलिए देखिए, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से उठाया गया। और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का हमने बहुत सारे केसेस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो हमारे बच्चों के लिए कुछ नया नहीं होना चाहिए। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट के 2 लेक्चर्स कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ही किया हुआ है। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी अलग सी चीज़ ये करी गई है कि यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक बात हो रही है, हर एक आयन का डेटा दे दिया हुआ है। हम जब नॉर्मली पढ़ते हैं बिना डेटा के तो हम मानते हैं कि H+ और OH- इनकी कंडक्टिविटी एक्सेप्शनली हाई होगी और बाकी सभी आयंस की कंडक्टिविटी रफली बराबर होगी। हम यही मान के चलते हैं। डेटा भी लगभग वैसा ही है, बट जैसे देखो हम नॉर्मली क्या मानते हैं कि इनकी रफली बराबर होगी, लेकिन ये बहुत ही मार्जिनल सा डिफरेंस है। देखो मार्जिनल सा डिफरेंस है, लेकिन H+ की एक्सेप्शनली हाई है 35, OH- की एक्सेप्शनली हाई है 19.9, सल्फेट क्योंकि 2 माइनस का चार्ज आ गया तो थोड़ा ज़्यादा होना ही चाहिए था, 16 है, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो रहा है। ये टाइट्रेट है, टाइट्रेंट है, हम एक एक करके देखते हैं क्या होना चाहिए। तो टाइट्रेट इज KCl और KCl में ये KCl का सॉल्यूशन इसमें पड़ा हुआ था, K+ and Cl- आयंस। इनिशियली ऐसा था, एंड ऑन एडिशन ऑफ AgNO3 व्हाट विल हैपन। सो इनिशियली क्या था वो देखो बस। इनिशियली सॉल्यूशन में था K+ and Cl-, एंड जब आपने AgNO3 डाल दिया, Ag+ NO3-, तो क्या देखने को मिलेगा। Ag+ NO3- डालने के बाद आप पाएंगे AgCl तो प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, AgCl प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, और अल्टीमेटली वो प्रेसिपिटेट हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा हुआ है सॉल्यूशन में, यूड से कि सर पोटेशियम एंड नाइट्रेट बचा हुआ है। तो ये बताओ कि जब आपने AgCl डाला तो क्या हुआ। कुछ नहीं सर, क्लोराइड की जगह नाइट्राइट आ गया, सॉरी नाइट्रेट आ गया, क्लोराइड की जगह नाइट्रेट आ गया। तो इसमें कुछ खास फर्क तो पड़ना नहीं कंडक्टिविटी में। तो कंडक्टिविटी तो रफली सीधी ही चलेगी, लेकिन सर इन दोनों की वैल्यूज को तो कंपेयर कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं क्योंकि डेटा दिया हुआ है। तो देखो क्लोराइड 7.6 है और नाइट्रेट जो आपका है 7.2 है, बहुत आसपास की वैल्यू है, लेकिन क्लोराइड थोड़ा ज्यादा है, क्लोराइड थोड़ा ज्यादा है कंडक्टिविटी में। तो हम ये मानेंगे कि धीरे धीरे कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो रही है या कंडक्टेंस थोड़ा सा कम हो रहा है। तो धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है, हम ऐसा मान सकते हैं, थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ स्लोप रहेगा। एंड देन फिर एक समय के बाद जब ये पूरे क्लोराइड आयंस इधर से खत्म हो जाएंगे, तो जो भी आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे वो तो एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो आयंस बढ़ने लगेंगे, बिकॉज AgCl का प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा, क्लोराइड खत्म हो जाएगा। तो
तो उसके बाद तो कंडक्टेंस ऑब्वियसली बढ़नी चाहिए। तो पहले कम हुई है फिर बढ़नी चाहिए। तो ऐसा मैच देखो ये बहुत शार्पली डिक्रीज करा है, तो ये ठीक नहीं है, ये कुछ और ही अजीब सी बात है वहां। ये देखो हल्का स्लाइटली डिक्रीज है, तो मेरे हिसाब से इसका जो मैच होना चाहिए पी का, वो होना चाहिए 3 के साथ। तो पी का 3 के साथ देख लो, यही होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ये जो स्कीम वाले क्वेश्चन होते हैं ना आजकल, ये बहुत आसान कर रहे हैं पेपर को। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन है, ये जो फॉर्म, ये जो सेक्शन अभी अभी आया है, ये क्वेश्चन पेपर को काफी आसान कर दे रहा है। क्योंकि अब देखो ये क्वेश्चन ही पूरा खराब हो गया। पी का 3 एक ही मैच है, सी, और सी ही आपका आंसर है। आपको देखने की भी जरूरत नहीं है आगे। और ऐसा एक क्वेश्चन में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में हमने देखा कि इस तरह का ही सीन चल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसी तरह का सीन चल रहा है। बट चलो हम आगे भी देखते हैं क्यू का क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हर एक चीज को, सिर्फ आंसर नहीं निकाल रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो देखेंगे। देन अब इसमें क्या होने वाला है, देखो जस्ट उल्टा हो गया। इनिशियली आपके पास Ag प्लस और नाइट्रेट था, अभी आपने जब K प्लस और Cl माइनस डाला तो K प्लस Cl माइनस ये खत्म हो गए। सो व्हाट यू हैव अल्टीमेटली, अब आपके पास Ag प्लस की जगह पर K प्लस आ गया है। और मैं बताऊं K प्लस की कंडक्टिंग पावर थोड़ी बेहतर होती है। देखो K प्लस की कंडक्टिंग पावर थोड़ी बेहतर है, तो इसका मतलब यह है कि कंडक्टेंस बढ़ेगा, और फिर जब प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा, क्लोराइड आयंस खत्म हो जाएंगे, तो सॉरी सिल्वर आयंस खत्म हो जाएंगे, यहां उल्टा है, सिल्वर आयंस खत्म हो जाएंगे, प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा, तब तो फिर कंडक्टेंस को बढ़ना ही बढ़ना है, आयंस एक्यूमुलेट होने लगेंगे। सो ये ऑप्शन सबसे बढ़िया नजर आता है, ये ऑप्शन सबसे बढ़िया नजर आता है। समझ आ गई। क्यू का हो गया मैच 4। इस पे आ जाओ, इस पे आते हैं। NaCl, NaOH एंड HCl, सबसे सिंपल जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का जो केस है वो यही है। सो यू इनिशियली हैड Na प्लस एंड OH माइनस, देन तुमने H प्लस और Cl माइनस डाला, तो तुम ये पाओगे कि ये दोनों वाटर बना रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और आप ये पाएंगे कि OH माइनस की जगह फाइनली आपके पास क्लोराइड आ गया है, क्योंकि इनिशियली ये और ये दोनों थे सॉल्यूशन में जिसकी आप कंडक्टेंस मेजर कर रहे थे। और जैसे जैसे आप HCl ऐड कर रहे हो, आप ये पा रहे हो कि OH माइनस की जगह पर क्लोराइड आ गया है। और हां, उसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएगा, जैसे ही OH माइनस खत्म हो जाएंगे, तो फिर H प्लस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। H प्लस जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, वो तो बात ठीक है कि H प्लस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में जब OH माइनस की जगह क्लोराइड आएगा, तब तो ड्रास्टिकली डिक्रीज होना चाहिए कंडक्टेंस ड्रास्टिकली डिक्रीज होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस, और फिर थोड़ी तेजी से बढ़नी चाहिए, क्योंकि अब जो वहां एक्यूमुलेट हो रहा है वो H प्लस है, जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो H प्लस है। OH माइनस से ज्यादा शक्ति रखता है कंडक्टेंस बढ़ाने की, इस वजह से देखो ये डिक्रीज हुआ है, लेकिन जो इंक्रीज आया है वो और ज्यादा शार्प है, जो इंक्रीज आया है वो और ज्यादा शार्प है। तो ये मैच होना चाहिए, इसका R का मैच होना चाहिए 2 के साथ। देख लीजिए सभी वैसे ही दिए होंगे, Q का 4, R का 2 के साथ। अब S का देखते हैं, ये S क्या है। NaOH और एसिटिक एसिड, तो शुरू में आपके पास वहां पर है Na प्लस और OH माइनस। अच्छा, जैसे ही आपने उसमें एसिटिक एसिड डाल दिया, तब क्या होगा, रिएक्शन होने लगेगा। एसिटिक एसिड डालते ही क्या होगा, एसिटिक एसिड डालते ही NaOH का जो OH माइनस है वो इसके साथ रिएक्शन करने लग जाएगा। पता है आपको, OH माइनस रिएक्शन करने लग जाएगा, ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होता है ये रिएक्शन, और कुछ इस तरह से पानी बनाने लगेगा। तो हुआ यूं कि OH माइनस की जगह पर अब एसीटेट आयन आ गया है। अरे OH माइनस का जाना कंडक्टेंस को बहुत डिक्रीज कर सकता है, और ये देखिए वही चीज यहां होनी है। लेकिन एक समय के बाद जब OH माइनस खत्म हो जाएगा, आप उसमें अगर फर्दर एसिटिक एसिड डालोगे, तो ये भी बात आपको बहुत अच्छे से थ्योरी में पढ़ाई गई थी
कि एसिटिक एसिड डालने से कोई बहुत ज्यादा आयंस नहीं मिलते हमको, कोई बहुत ज्यादा आयंस सोल्यूशन में नहीं प्रोड्यूस होते, ये बहुत ही वीक एसिड होता है। थ्योरेटिकली तो हम लिखते हैं कि इसकी के वैल्यू 10 की पावर -5 है, लेकिन प्रैक्टिकली टाइट्रेशन करते समय वो उतना ऑब्जर्व नहीं होता, कंडक्टेंस में उसका जो चेंज है ना वो उतना ऑब्जर्व नहीं होता। तो जब एसिटिक एसिड आप उसमें और एक्यूमुलेट कराने लगोगे वो हार्डली कोई आयंस देता है। और न्यूट्रल स्पीशीज तो कोई कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करते नहीं, न्यूट्रल स्पीसीज तो कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करते नहीं है, और यही वजह है कि ये आपको एकदम लगभग कांस्टेंट सा देखने को मिलेगा। एंड फॉर दैट रीजन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हमने हर केस अच्छे से समझ लिया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड ये पता नहीं क्यों पूछा गया था, VACPR मॉडल का वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन बोलूंगा मैं, जो कि एक स्कूल लेवल के बच्चे को भी बहुत हंस के बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको भी। यहां पे बस आपको VACPR मॉडल यूज करके इसका स्ट्रक्चर बताना है। XGF2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, trigonal bipyramidal geometry, lone pairs occupying the equatorial positions. XGF4, it is completely square planar with two lone pairs anti to each other. XGO3, typically tetrahedral, having a lone pair which makes it pyramidal. XGO3F2, XGO3F2, fluorine being more electronegative, occupying the axial sites. O3, 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 बहुत बेसिक से जिनॉन के कंपाउंड सब जानते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा बहुत भी केमिकल बॉन्डिंग जिसने पढ़ा है वो जानता है ये सब। चलिए मैच करना है, P का मैच, P XGF2 है, तो P का मैच किसके साथ होना चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जी हाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी हाँ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। P का मैच 5, P का मैच 5, ये दो ऑप्शंस कट चुके हैं, ये दो अवेलेबल हैं। Q के मैच से आंसर आ जाएगा XGF4, XGF4 ऑक्टाहेड्रल 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डन। XGF4, Q का 3, Q का 3 आंसर आ चुका है। R का 2, S का 4 चेक कर लीजिए। R का 2 टेट्राहेड्रल 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डन। S का 4, S का 4 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो कैसा रेट करेंगे इसको? इजीएस्ट ऑफ द इजी। पेपर के अगर 2-3 सबसे आसान सवाल उठाए जाए 24 के पेपर के, तो उसमें से एक ये ऑब्वियसली होगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट काफी आसान कर दिया इस क्वेश्चन को इन्होंने, क्योंकि एक ही तरह के रिएजेंट्स बार बार यूज किए हैं, एक ही तरह के रिएजेंट्स इसमें बार बार यूज किए, और अगेन वही मैचिंग टाइप है, तो हो सकता है 1-2 हम निकालें मैच करके तो आंसर आ जाए। चलो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। हम P देखते हैं पहले, P का क्या होना चाहिए। मैं यहीं सॉल्व करता हूं, इधर ही स्पेस ठीक ठाक है, मैं डिक्टेट कर दूंगा। ओजोन एंड जिंक, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करी गई है। तो बेटा जब इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा मैं एक पूरी ब्लैंक शीट ले लेता हूं। देखो तो ये है आपके पास साइक्लोहेक्सीन, इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करी गई, O3 जिंक, यहां से ब्रेक किया आपने और ये डाई अल बना, डबल बॉन्ड OH, एंड अगेन 1 2 3 4 5 6, हैव अ लुक, ये हेक्सेन 1,6 डाई अल बन गया। फिर इसमें रिएक्ट करवाया
NaOH हीट मतलब एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन इसका कराओगे, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होना चाहिए। यहां बनेगा इनोलेट आयन, ये करेगा इधर अटैक और ये होगा ऐसे ओपन। तो आफ्टर एल्डोल कंडेंसेशन, what we have a 5-membered ring here. We have a 5-membered ring like this. CHO group there, and beta 2 aldehyde, we have OH. So this is alpha, this is beta. Here I should have OH, but heat भी करा है तो even CB mechanism से मैंने वो water निकाल दिया और ये alkene बना दिया। अब अगला देखो क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल PTSA। अरे PTSA पहले भी मेंशन था, सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। और आपको ये पता है ये इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो ये साइक्लिक एसिटल कीटल फॉर्मेशन वाला रिएक्शन है। और PTSA से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको 50 बार ये बताया गया है थ्योरी पढ़ाते वक्त कि ये जो एसिटल फॉर्मेशन रिएक्शन होता है इसके लिए स्लाइट एसिडिक मीडियम ज़रूरत होती है। तो स्लाइट एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है और ये आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि यार ये तो सल्फोनिक एसिड है। इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ था, पीछे जो क्वेश्चन था उसमें भी एक बार PTSA रिएजेंट यूज़ किया था, ठीक है। तो ये पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड है, तो समझ में आ रहा है वो कि ये तो बस एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ यहाँ एसिटल कीटल फॉर्मेशन होने वाला है। तो मैकेनिज्म आपको पता है उसका, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ क्या प्रोडक्ट आएगा। कैपिंग हो जाएगी यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से जाता है वो रिएक्शन, और कैपिंग होने के बाद यू विल गेट दिस कार्बन HO दिस। तो ये आपके पास बना एक साइक्लिक एसिटल, एंड इसका फिर रिएक्शन कराया हुआ है। इधर आ जाओ, फोर्थ क्या है, ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दो। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। सो आई शुड मेक द प्रोडक्ट लाइक दिस। यहां पर एंटी मार्कोनिकोव, यहां OH लगा दूंगा। मतलब अगर आप देखें तो ये कुछ हम वापस ही जा रहे हैं एक तरह से। ये OH लगा दिया मैंने, और इसके बाद इन्होंने डाला हुआ है H3O+। देखो बड़ा मिलता जुलता है सब। H3O+ जब भी डाला जाता है तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि साइक्लिक एसिटल हो, नॉर्मल एसिटल हो, जब उसमें आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो वापस हाइड्रोलाइज होकर अपने एल्डिहाइड को बना लेता है। तो यहाँ भी वही होने वाला है, ये वापस हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये बैक टू द एल्डिहाइड ये चला जाएगा। और फिर यहाँ डाला गया है NaBH4 जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट इस एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट दिस। यहाँ OH, ये OH एंड CH2 मान लो, CH2OH ऐसा कुछ लिख देता हूँ। समझ आ गया? तो ये है आपका मैच फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। क्या मैच हो रहा है? ये एक OH और एक CH2OH, तो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, हाँ ये ऑप्शन 3 नजर आ रहा है। तो देखो बेटा, P का मैच 3 के साथ, P का मैच 3 के साथ, चलो 3 ऑप्शन है। अभी Q का मैच देखते हैं किसके साथ है। P का मैच 3 के साथ हो चुका है। Q का मैच देखो एकदम ना, वही मैं कहा कि ये क्यों आसान है, क्योंकि हर एक ऑप्शन में सेम रिएजेंट है, हर एक ऑप्शन में लगभग सेम रिएजेंट है। फर्क बस थोड़ा सा यहां रिएक्टेंट में करा है, बाकी रिएजेंट्स बिल्कुल सेम है। चलिए अप्लाई कर लेते हैं एक बार इसको भी। सो नाउ वी हैव दिस, साइक्लोहेक्सीन में ही एक मिथाइल लगाया हुआ है, साइक्लोहेक्सीन में ही एक मिथाइल लगाया हुआ है। अब कराई गई इसकी सबसे पहले वही सेम है ना, सब कुछ सेम है। देखो ओजोनोलिसिस, देन एक्वस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, बिल्कुल सेम है। चलिए तो कराते हैं वही। ओजोनोलिसिस अगर होगा, मैं यहीं पे करता हूं, देखो समझ लेना। ये इधर से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला ग्रुप बना एल्डिहाइड,
ये वाला ग्रुप बना कीटोन। उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन कराया गया है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन का जो अटैक होता है वो एल्डिहाइड में होता है। एल्डोल कंडेंसेशन का जो अटैक होता है वो एल्डिहाइड पे होता है। तो ये माइनस यहां लाकर एल्डिहाइड पे अटैक करा आपने, तो 1 2 3 4 5 पांच मेंबर की रिंग बनी। 5 मेंबर की रिंग बनी, बाहर रह गया COCH3, बाहर रह गया COCH3, बीटा पोजीशन पे आ गया OH। इसके बाद क्या कराया गया है, क्या था यार इसके बाद, फिर वही इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ ये साइक्लिक कीटल बना देंगे आप इसका, ये लीजिए साइक्लिक कीटल बना दीजिए दिस, एंड आफ्टर दिस, अच्छा वो हीट भी था तो यहां तो ये OH निकल चुका है, पीछे हीट भी था ना एल्डोल के बाद, तो ये OH निकल चुका है। इसके बाद फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहा है, फिर से आप एंटी मार्कोनिकोव एल्कोहल बना देंगे, OH लगा देंगे, एंड आफ्टर दैट फिर हाइड्रोलिसिस करा दिया, फिर हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो फिर ये जो साइक्लिक कीटल था ये बैक टू कीटोन, बैक टू कीटोन, बैक टू कीटोन चला जाएगा। और फिर जब इसमें NaBH4 डालेंगे तो यहां इस बार 2 डिग्री का एल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, यहां पर OH एंड यहां पर OH, CHOH CH3, ये चेंज है, और इधर OH लगा हुआ। चेक करो कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है, यस ये मैच कर रहा है 5th के साथ। तो Q का मैच 5, क्या अभी आंसर आ चुका है? P का हमने कहा 3, Q का 5, P का 3, Q का 5, अभी R और S भी देखना है, R भी देख लेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, अभी तक 2 ऑप्शन ही एलिमिनेट हो पाए हैं। इस तरह से ही करा करो, कभी भी ये स्कीम वाले क्वेश्चन आते हैं हमेशा एक एक करके देख लिया करो, बहुत समय बच जाता है इससे। जैसा कि आपने देखा पहला जो क्वेश्चन था उसमें तो सिर्फ पहला मैच अगर हमने सही कर दिया तो बाकी सब सही हो जा रहा था। चलिए थर्ड देखते हैं दिस। अब इसमें थोड़े से रिएजेंट्स बदला है, यही बताते हैं। पहले तो वही इथिलीन ग्लाइकॉल PTS से, तो वहां पे साइक्लिक कीटल बन जाएगा, यही बनाता हूं। ये पहले तो ये बन गया दिस, यहां मिथाइल एंड O कैपिंग हो गई। ये क्या है बेटा, ये यहां तक ये पूरा क्या है, रिएजेंट पहचानते हो ना, रिएजेंट पहचानते हो, बड़ा फेमस रिएक्शन है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी आपके पास बनता है एल्कोहल, बट मार्कोनिकोव एडिशन होता है विदाउट रीअरेंजमेंट। तो ये मार्कोनिकोव एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट यहां लग गया। फिर आपने कर दिया H3O+, तो ये वापस जो कैपिंग हुई थी ये वापस कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वापस आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो कैपिंग हुई थी। और कीटोन में कन्वर्ट होने के बाद आपने फिर मार दिया उसमें NaBH4, और NaBH4 मारते ही ये बन गया है एल्कोहल, ये बन गया है एल्कोहल लाइक दिस। सो दिस शुड बी द आंसर। देखो किसके साथ मैच हो रहा है, ये ऑप्शन 4th के साथ मैच हो रहा है क्या, 4th के साथ मैच हो रहा है क्या, देखो एक बार। OH मिथाइल OH, OH मिथाइल OH, जी हाँ। तो इसके साथ R का मैच है 4 के साथ, R का मैच है 4 के साथ, और ऐसा है ऑप्शन A में। सो करेक्ट आंसर आ चुका है हमारा ऑप्शन A। लेकिन फिर भी हम S का 1 जो दिया हुआ है वो भी मैच कर लेते हैं, आसान है बेटा, सेम चीज है, देख लो। सो इथिलीन ग्लाइकॉल PTS से देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन डायरेक्ट कर लें एक बार। सो हियर यू विल गेट दिस capping, hydroboration oxidation, you will get this OH anti-Markovnikov fashion, then H3O+, this will be back to ketone, NaBH4 back to alcohol। तो ये हो गया ऑप्शन 1 के साथ मैच हो रहा है, देख लीजिएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, ये है अंतिम क्वेश्चन, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें मैं थोड़ी अच्छी चर्चा करूंगा, आपको समझाऊंगा कि यार कैसे देखना होता है,
कैसे देखना होता है, कैसे पता चलता है, वो सब चीजें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, रियलिटी बताऊंगा पूरी। देखते हैं, चलिए। और हर एक ऑप्शन पे चर्चा करेंगे। पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे है ये सवाल। मैं कहूंगा अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूंगा ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या हुआ होगा, ये तो चलो बड़ा आसान है। सल्फोनिक एसिड में मोल्टन NaOH डाल के आपने H3O+ किया तो फिनॉल बनने का NCERT गिवन रिएक्शन है, तो इसमें तो कोई विवाद नहीं है। आप बोलोगे जी सर यहां तो फिनॉल बन जाता है। और फिनॉल में जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला जाता है तो देखो बात तो ऐसी है कि जो मेजर बनता है प्रोडक्ट वो तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है, याद है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है, बेंजोक्विनोन जैसा बन जाता है। बट अगर नाइट्रेशन वाला प्रोडक्ट बनाना है, बिकॉज यहां कोई ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है नहीं ऑप्शन में, तो अगर नाइट्रेशन वाला प्रोडक्ट मुझे बनाना है तो हाँ पिक्रिक एसिड बनता है, ये तो पता है। अगर नाइट्रेशन प्रोडक्ट बनाना है तो पिक्रिक एसिड बनता है। बड़े उस तरह से जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना जो हमको पता नहीं चल सकती। जैसे आपको पता होगा, देखो मैं सुना बता रहा हूं आपको, याद है कि अगर ये पिक्रिक एसिड है, मैंने कहा ये बहुत कम अमाउंट में आता है, बहुत माइनर अमाउंट में आता है, बहुत माइनर अमाउंट में आता है। लेकिन अगर हमें इसे मेजर अमाउंट में चाहिए होता है तो क्या क्या था प्रोसीजर कि फिनॉल का पहले सल्फोनेशन कराओ, ऐसा ही कुछ था। पहले इसका सल्फोनेशन कराया जाए, सल्फोनेशन कराने पर ये आपको देगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा हुआ ऐसा सल्फोनिक एसिड, और फिर इसकी नाइट्रेशन कराओगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक के साथ, तो फिर फाइनली जाकर ये स्टेप तो पता है ना आपको, फाइनली ये बन जाता है नाइट्रो, नाइट्रो एंड नाइट्रो, ये बन जाता है पिक्रिक एसिड, ये हट जाता है इप्सो सब्स्टिट्यूशन से। तो अब देखो इसमें कुछ बातें हैं कि यहां पे 2 सल्फोनिक एसिड ही क्यों लगा हुआ है, 2 क्यों लगा है, 1 भी तो लग सकता था, 3 भी लग सकता था। तो यही सब बातें हमको नहीं पता चल सकती, ये प्रैक्टिकल होती, ठीक है, ये प्रैक्टिकली बस ये रिएक्शन अगर आपको याद है, वो स्पेसिफिक रिएक्शन आपको पता है, तभी आप बता पाएंगे। ये पता होना चाहिए क्योंकि NCERT गिवन है, ठीक है, और काफी फेमस है, तो ये पता होना चाहिए। यहां 2 लगता है, फिर पिक्रिक बनता है, ये इप्सो से हट जाता है, अच्छी बात है। तो देखो, तो भाई ये तो पिक्रिक बना, तो पी का मैच किसके साथ हुआ, मैं बता रहा हूं इसमें सब कुछ आपको नहीं पता हो सकता, आपको क्या टीचर्स को भी नहीं पता हो सकता है मुझे भी इसमें से कुछ चीजें नहीं पता होंगी कि यार इसमें यही बनता है क्या, 1 नाइट्रो लगता है कि 2 लगता है कि 3 लगता है, लेकिन हम अंदाज लगा सकते हैं ऑप्शंस देख के। तो यही करना है आपको, ठीक है, यही करना है, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। अभी पहला तो आसान है, चलो ये पहला तो आसान है, आगे की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, बने रहना, अच्छा क्वेश्चन है। P का मैच होगा पिक्रिक एसिड 3, तो P का मैच हुआ 3 के साथ, P का 3, P का 3, तो देखो 2 ऑप्शन कट चुके हैं, Q से आंसर आ जाएगा, Q का 2 या 5, Q का 2 या 5, Q से आंसर आ जाएगा। चलो Q देखा जाए, Q देखा जाए तो क्या है Q में, सबसे पहले करा गया नाइट्रेशन। क्या आपको पता है कि ये जो नाइट्रो है, ये जो नाइट्रो है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, और ये काफी रो पीट के कर रहा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि रिंग काफी डीएक्टिवेटेड है, रिंग काफी डीएक्टिवेटेड है, काफी रो पीट के कर रहा होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और मेटा में लगाएगा ये नाइट्रो, और एक और नाइट्रो अगर लग गया बेटा, जब 2 नाइट्रो लग जाए तो रिंग पूरी तरीके से मर जाता है। अब ये नहीं कर सकता फर्दर और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी रेट बहुत कम हो जाती है। ये भी बात ऑब्वियस है, ये इतना पता रहता है बच्चों को। तो ये 2 नाइट्रो लगाया आपने 1,3 पोजीशन पे, SnHCl रिड्यूस करता है, कोई सिलेक्टिव रिडक्शन नहीं है कि एक को ही करेगा, दोनों को करता है।
SnHCl कोई सिलेक्टिव रिडक्शन नहीं करता, वो अमोनियम सल्फाइड था, वो अलग रिएजेंट है जो सिलेक्टिव रिडक्शन कराता है। उसके साथ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये नहीं करना। ये लगा दिया आपने 2NH2। अब ये आपने क्या बनाया, डाइएजोटाइज कराया, और डाइएजोटाइज कराने के बाद पानी डाल दिया तो वो फिनॉल बन गया होगा, इतना तो आता है। तो यहाँ डाइएजोनियम N2+ बना, फिर फिनॉल डाला तो SN1AR के थ्रू, पानी डाला तो SN1AR के थ्रू फिनॉल बन गया। बना दिए फिनॉल, बना दो फिनॉल, तो 1,3 पोजीशन पे फिनॉल। फिर कर दिया नाइट्रेशन। अब क्या होगा, अब क्या होगा तो सुनना मेरी बात। अच्छा, जब एक OH आपने लगाया था तो 3 तरफ नाइट्रो लग रहे थे, 2 OH लगाओगे तो रिंग तो और एक्टिवेटेड है। कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करोगे, यहां भी तीनों तरफ नाइट्रो लगना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये 1,3 के बीच में तो काफी स्टेरिक रिपल्सन होता है, लेकिन आपको ये भी बात तो पता होगा कि यार ये जो OH है ये स्टेरिकली फ्री ग्रुप होती है, ये स्टेरिकली फ्री होती है ये ग्रुप। ये आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, SIR इफेक्ट हर जगह ये बात बताई है मैंने, कि ये जो OH ग्रुप होता है, CN ग्रुप होता है, ये लोग स्टेरिकली फ्री ग्रुप होते हैं, इनकी कोई स्टेरिक हिंड्रेंस खास होती नहीं है। तो इस पोजीशन पे भी नाइट्रो लगाने में आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, तो ये नाइट्रो आप ऐसा लगा सकते हैं। तो ये मैच किसके साथ हो रहा है, ये मैच किसके साथ हो रहा है, देखिए 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 के साथ ये मैच हो रहा है। तो Q का मैच 5 है, और इसके साथ आंसर P3Q5, आंसर तो आ चुका है ऑप्शन नंबर C। बट अभी हमें R और S भी डिस्कस करना है, R और S भी डिस्कस करना है। देखो अब टेंशन फ्री हो जाओ, अब आप ये मत सोचो अगर ऐसा आ गया तो क्या होगा, वैसा आ गया तो क्या होगा। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपको ही सिर्फ नहीं, उसमें तो सबको परेशानी होगी कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का आपको पूछ लिया जाए कि बताओ मेजर जो बनेगा वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनेगा कि डाई बनेगा कि ट्राई बनेगा, मेजर कौन वाला बनेगा। मेजर आप अपने दिमाग से नहीं बता सकते, कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कि एकदम से सही हो जाए 100% नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटीज बता सकते हो, आप पॉसिबिलिटीज बता सकते हो, आप उस पे खेलो ना, पॉसिबिलिटीज पे खेलो। अब देखो यहां पे ये तो समझ आ गया कि आंसर आ चुका है, हमको मार्क्स मिल चुका है। अब आगे देखो, R का 4 बोल रहा है, ये R का 4, ये है R। अब यहां पर देखा जाए तो पहले इन्होंने डाला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर डाला है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और फिर H3O+ के साथ किया है हीट। अच्छा, तो अब क्या किया जाए। अब देखो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप सोचो तो ऐसा भी हो सकता है, देखो बहुत कुछ हो सकता है। आप बोलो सर ऐसा नहीं हो सकता क्या, OH है, सल्फोनेशन में मैं तीनों तरफ SO3H लगाऊंगा। देखो ये मैं हर बच्चे का डाउट बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, और सही तरीके से क्लियर कर रहा हूं। सर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं ना नाइट्रेशन कराऊंगा, और सर नाइट्रेशन में तो सर ये इप्सो से हट जाता है, सर ये इप्सो से तो हट जाता है, तो सर ये देखो ना ऐसा भी तो हो सकता है, ये इप्सो से मैं हटा दूं, ये नाइट्रो कर दूं, ये नाइट्रो कर दूं, और फिर H3O+ हीट का तो कोई काम ही नहीं बचा। तो थोड़ा ऑप्शंस के हिसाब से जानने को सोचो, इसका कोई काम ही नहीं बचा तो ये थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, ये थोड़ा मजा नहीं आ रहा है। आप बोलोगे सर ऐसा लगा दिया, ये लो आ गया, ये 5 के साथ मैच हो रहा है, 5 के साथ ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी आप बोल सकते हो, बट नहीं मैच हो रहा ऑप्शन में, ऑप्शन ऐसे नहीं है। और क्या संभावना देख सकते हो, ये देखो, और क्या देख सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा ये अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है तो गलत सोच रहा है, ठीक सोच रहा है। अब एक ये बात बताओ कि जब एक OH होता है तो दो जगह ही, एक OH होता है तो दो जगह सल्फोनेशन होती, तो 2 OH होगा तो 2 जगह से ज्यादा सल्फोनेशन हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। तो कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है सर मैं सल्फोनेशन इधर करा रहा हूं, चलो इधर नहीं करा रहा हूं सर, मैं इधर सल्फोनेशन करा रहा हूं, ये सल्फोनेशन। मैं फिर से बता रहा हूं, हम पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं, एक्चुअली में क्या होगा कैसे होगा वो तो फाइनल प्रोडक्ट पता है, फिर उसी तरीके से चले जाओ, तो फाइनल प्रोडक्ट पता है उसी तरीके से जाओ, हाँ यार ये बनाने के लिए ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है, बस वही कर सकते हो,
ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर ये ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछ लेता कि भाई बताओ ये प्रोडक्ट क्या होगा, तो नहीं बता पाते आप, क्या कोई नहीं बता पाता, ये मेरी बात मानो, ठीक है, कोई नहीं बता पाता। तो ये आपके सामने सच बोल रहा हूं मैं, तभी आपको ऑर्गेनिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार सामने वाले सर भी बोल रहे हैं जिनको अच्छा खासा नॉलेज है कि कोई नहीं बता पाता, सच है ये। चलो आप देखो ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे। यहां पर 2 SO3H मैंने लगाया और फिर मैंने नाइट्रेशन कराई। अब ये नाइट्रेशन में क्या होगा, अब देखो एक बात और मैं बताऊं कि जब इप्सो सब्स्टिट्यूशन कराते हो तो NO2+ भी सल्फोनिक एसिड को हटा सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हटा सकता है, बट H+ जिसने जितनी मस्त टेंडेंसी से हटाता है उतना ज्यादा कोई नहीं हटाता। H+ बहुत अच्छे तरीके से एसिड के साथ जब हीट करते हो ना, तब सल्फोनिक एसिड बहुत बढ़िया तरीके से निकलता है SO3 बन के। इप्सो सब्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है हमारी ऑर्गेनिक कोर्स में, हमने इसका मैकेनिज्म पूरी एक क्लास इप्सो सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, तो वहां आपको आइडिया होगा कि H+ जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से अगर एसिड के साथ हीट किया जाए तो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है SO3H वाला ग्रुप। तो अगर मैं नाइट्रेशन कराऊं तो देखो एक जगह बच रहा है, मैं यहां नाइट्रेशन करा देता हूं और ये नाइट्रेशन कराने के बाद मैं H3O+ के साथ इसको हीट करता हूं, तो हाँ ये बात भी मैं कह सकता हूं कि ये SO3H निकल जाएगा, ये SO3H निकल जाएगा, इसकी जगह पर HH आ जाएगा। ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से गया। पूरा मैकेनिज्म अभी नहीं बताऊंगा इप्सो का, काफी बड़ा बन जाएगा वीडियो नहीं तो ये कुछ इस तरह से होगी। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि R का मैच 4 के साथ है। पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, आप ऐसे जा सकते हैं, बट मेजर ये क्यों हुआ इसका आंसर नहीं दे सकते, ठीक है, इसका आंसर नहीं दे सकते कि मेजर ये क्यों हुआ। तो R का 4 हुआ, जी हाँ R का 4 हुआ। अरे अब आइए देखते हैं S का क्या होगा। S का क्या होगा, सबसे पहले KMnO4 KOH, एल्कलाइन KMnO4 के साथ टॉल्यूइन का क्या होता है, जी हाँ बेंजोइक एसिड बन जाता है। फिर उसमें H3O+ भी डाल दिया गया है ताकि वो पूरा बेंजोएट आयन से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। अब कराई गई इसकी नाइट्रेशन, क्या लगता है अब जो नाइट्रेशन इसकी होगी ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये यहां पर लगाया मैंने NO2, सर यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, दोनों जगह लग सकता है क्या, हाँ लग सकता है, बट वही बात मैंने कही कि यार एक्टिविटी काफी कम हो जाती है, तो हम यहां भी मेजर क्या होगा नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। एक्टिविटी काफी कम हो जाती है 2 डीएक्टिवेटर्स लगाने के बाद, लेकिन आपको जब मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन पढ़ाया है उसमें ऐसे पॉसिबिलिटी बताई है मैंने ये भी कि यार अगर 2 डीएक्टिवेटर हो तो बताओ आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां डायरेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 डीएक्टिवेटर के बाद रिएक्शन कभी हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, हो भी सकता है। और यहां COH है तो COH उतना स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर नहीं है, तो मान लेता हूं फिलहाल के लिए ये या तो ये, ठीक है, ये या तो ये, आगे देखूंगा। SOCl2 एंड देन अमोनिया। SOCl2 रिएक्ट तो सिर्फ COOH के साथ करता है, तो ये बनाएगा COCl एंड अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये SN2TH के थ्रू अमोनिया अटैक करेगा, Cl बाहर हो जाएगा, तो ये अमाइड बन जाएगा। ये सब बेसिक बातें हैं, तो इसलिए मैं ये अमाइड बन जाएगा। चलो इसको भी साथ में लेकर चल रहे हैं, तो यहां भी ये अमाइड बन जाना चाहिए। देन ये क्या हुआ, हॉफमैन ब्रोमामाइड, जी हां डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, कंप्लीट मैकेनिज्म आपको पढ़ना चाहिए इसका। तो ये NH2 हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा और यहां भी ये NH2 हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा, ये लीजिए। फिर क्या हुआ, ये हुआ है
डाइएजोटाइजेशन के बाद वाटर मतलब NH2 पहले कन्वर्ट होगा N2 प्लस में और फिर OH में, N2 प्लस में फिर OH में, तो ये भी हटा, ये भी हटा। अभी आप ये करके देखिए कि यहां भी OH और यहां भी OH। अब आप देख लीजिए कि ऐसा ऑप्शन कहीं है क्या, एक OH है और ये इस पोजीशन पे दोनों मेटा पे नाइट्रो और एक बार एक मेटा पे नाइट्रो, है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन? देखिए, फिफ्थ तो नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, अलग है। फर्स्ट ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, इसका मतलब 2 बार नाइट्रेशन हुई थी, 2 बार नाइट्रेशन हुई थी और पॉसिबिलिटी है, तो क्या दिक्कत है? ऑप्शन में भी है, पॉसिबिलिटी भी है, मैच भी कर रहा है S का 1, तो क्या दिक्कत है? बढ़िया है। सो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। समझ आया? परफेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका मैंने दिया है, जिस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जिस भी एजुकेशनल ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, चैनल को एज वेल एज हमारे कैम IIT ऐप को जरूर शेयर करें। कोई भी आपसे रिव्यू मांगता है कोर्सेज के बारे में तो उसको पॉजिटिव ऑनेस्ट रिव्यू जैसा आपने फील किया है पढ़ने के बाद, अगर आपने पढ़ा है तभी रिव्यू दें, अगर आपने पूरा पढ़ा है तभी रिव्यू दें। ठीक है, क्योंकि मैं डैम श्योर हूं कि अगर आपने ढंग से पूरा पढ़ा होगा तो आपको चीजें अच्छी ही लगी होंगी और आपसे जो भी PYQs और जो भी मॉड्यूल्स आप सॉल्व कर रहे होंगे, आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन रहे होंगे, इस बात की गारंटी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।